हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, तो इसे डिटेल से और वैसे ये सबको आना भी चाहिए। वेरी बेसिक। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले हम लोग। द फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मूलभूत अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। ये बहुत ज़रूरी राइट्स होते हैं किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता इंश्योर करने के लिए, ताकि उसे सामाजिक न्याय बराबर रूप से मिल सके। दीज राइट्स आर इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स। क्वेश्चन आ सकता है फंडामेंटल राइट्स किस चीज़ से इंस्पायर्ड हैं, तो ये बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। जब हमने सोर्सेज की बात की थी तो हमने वहाँ पे बात की थी कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिया है, लेकिन कहाँ से, वो है बिल ऑफ राइट्स। ये देखिए, ओके। आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू पार्ट 3, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 12 to 35 के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं of the Indian Constitution. They provide a framework for democratic and just society by guaranteeing, ये हमें ना एक हमारा लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करके देते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करके देते हैं, और एक जस्ट सोसाइटी की बस न्याय होना चाहिए वहाँ पर, गारंटी देते हैं हमें कि आपको इन राइट्स के माध्यम से क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, आपके अधिकारों की रक्षा होगी, प्रोटेक्शन होगा, अगेंस्ट आपको शोषण नहीं होगा, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी, आप जिस धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। कल्चरल राइट्स मिलेंगे आपको, आपके जितने भी कल्चर संस्कृति के राइट्स हैं वो मिलेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आर्टिकल 12 to 35 ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ओके, क्या है इम्पोर्टेंस? फंडामेंटल राइट्स आर सिग्निफिकेंट, ज़रूरी तो है लेकिन क्यों है? बिकॉज फर्स्ट है, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, वो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, इसीलिए ज़रूरी है। नो लॉ, कोई भी कानून, कोई भी सरकार एक्शन कैन वॉयलेट दीज राइट्स आर्बिटरली, यानी अपनी मनमाने तौर पर कोई भी सरकार क्यों ना हो और कोई भी कानून ही क्यों ना हो, वो व्यक्तियों के इंडिविजुअल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को तो ना वॉयलेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते आर्बिट्ररी, मनमाने रूप से। दे इंश्योर इक्वालिटी, ये जो है ना इक्वालिटी इंश्योर करते हैं। कैसे? जितने भी सिटीजन्स हैं ना आर ट्रीटेड इक्वली, उन्हें बहुत ही इक्वली ट्रीट किया जाता है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। गॉट इट? फिर आता है दे प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क, दे प्रोवाइड लीगल रेमेडीज़, और साथ ही साथ ये जो राइट्स हैं ये हमें लीगल रेमेडीज़ देते हैं। रेमेडीज़ यानी होता है उपचार, हमें एक तरह से कहते हैं ना। तो अगर हमारे हनन हो जाता है तो उपचार भी हैं इसके, ठीक है। जैसे इफ़ अ राइट इज़ वॉयलेटेड, मान लीजिए आपका कोई राइट है, उसको ना वॉयलेट यानी उस पर हानि लगाने की कोशिश किसी ने की है, उसको वॉयलेट करने की कोशिश की है, ओके। तो अ पर्सन, एक व्यक्ति जिसकी कोई अधिकार को वॉयलेट करने की कोशिश की है, कैन सीक जस्टिस थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अब वो क्या कर सकता है? रेमेडी ले सकता है, उपचार ले सकता है। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के हनन होने पर, अधिकारों के हनन होने पर, फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर, वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जस्टिस की डिमांड कर सकता है, ओके। फिर आता है दे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं अपने आप में रूल ऑफ लॉ को समेटे हुए हैं। इसका मतलब एवरी लॉ, कोई भी कानून हो, मस्ट कन्फर्म टू फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स को मानना चाहिए, वो कानून ज़रूरी है। फिर क्या है नेक्स्ट? दे प्रमोट सोशल जस्टिस, ये वास्तव में सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। कैसे? राइट्स इंश्योर करते हैं कि डिग्निटी होनी चाहिए वीकर सेक्शंस की, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है उसकी डिग्निटी को इंश्योर करो, माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक हैं उनको बढ़ाओ आगे, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वैसे ग्रुप जिनको दरकिनार कर दिया गया उन्हें उठाओ ऊपर, ठीक है।
दलित्स, वुमेन्स, इन सब के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उन्हें अपहोल्ड करना, प्रमोट करना आगे की ओर। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ लिस्ट है, हम चलिए फटाफट से इन्हें देखते हैं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ओरिजिनली स्टार्टिंग में जब ओरिजिन हुआ था तब 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। बट द राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वॉज रिमूव्ड, वो हटा दिया गया। कब हटाया गया ये फैक्ट देखिए, 1978 के अंदर हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन में। तो क्वेश्चन कई बार फैक्ट्स में ऐसे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, कि कब हटाया गया था आर्टिकल 31। तो हमें याद रहना चाहिए 1978 के अंदर हटाया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। अभी प्रेजेंट में हमारे पास 6 मूलभूत अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम भी याद होने चाहिए। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 to 24 आर्टिकल है यहाँ पे। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार जो हमारे पास अपनी इच्छा से 25 से 28 तक। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं 29 से 30 के अंदर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35 के अंदर मेंशन्ड है। सबसे पहले अब एक एक आर्टिकल को समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 की बात करते हैं। तो दिस राइट इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीटमेंट की, कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, इक्वल, बराबर का भाई व्यवहार करना पड़ेगा आपको। ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसा, बिफोर द लॉ, कानून के सामने। तो देखिए सबसे पहला राइट हमारा आ जाता है आर्टिकल 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नाम है इसका। यानी जो समानता है कानून के सामने, अगर मान लीजिए सामने कानून है ना, उसके सामने सब बराबर है, कोई भी हो, चाहे वो ऊंची से ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो नीचे से नीचे लेवल का इंसान हो, सब कोई समान है कानून के सामने। यही बात कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी को कानून प्रोटेक्ट करेगा, सभी के अधिकारों की रक्षा करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कास्ट। कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके के व्यक्ति के, चाहे किसी भी जाति का, धर्म का, लिंग का हो, वो भेदभाव नहीं कर सकती। अब हम समझते हैं आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो स्टेट है ना वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, यानी भेदभाव नहीं कर सकती अगेंस्ट एनी सिटीज़न, किसी भी सिटीजन्स के खिलाफ, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर किसी के साथ भी अगर गवर्नमेंट है, अगर जो भी है भेदभाव करती है तो ये गलत है, नहीं कर सकती। ठीक है। हाउएवर स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन। हाँ, ज़रूर वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ST SCs के लिए, OBCs के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं, कुछ उन्हें स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं। उन सब से परे जाकर इन सब मामलों पर कोई भी तरीके से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। गॉट इट। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक रिजर्वेशन हम जानते हैं ST SCs को मिलता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या है, रिजर्वेशन में अलग प्रोविजंस में आ जाते हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये सब है, इसीलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सभी को जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है या फिर कोई भी तरह की जॉब जो विच इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट हेल्ड करवा रही है, वहाँ पर है ना, वो ये नहीं कहेगी ठीक है तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। सब कुछ, सबके पास अपॉर्चुनिटी, सबके पास ना उस टाइम वो अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यू कैन पार्टिसिपेट। सब इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। एग्जाम्पल, नो पर्सन कैन बी डिनाइड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। ये नहीं कहेंगे तुम नीची जाति के हो इसलिए तुम इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, तुम ऊंची जाति के हो तुम इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी इजी। आर्टिकल 17 है
एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिस्ड, ये छुआछूत को भाई ख़त्म किया जाए, ख़त्म करो। एंड मेड पनिशेबल ऑफेंसेस, और जो इसको मानता है ना कि तुम इस जाति के धर्म हो, तुम हमारे पानी को हाथ भी मत लगाओ, पहले होता था ऐसा, बहुत देखने को मिलता था ये, तो इसे ख़त्म किया गया बाद में। अब इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। अब हम मंदिर में, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी भी जाति धर्म को नहीं रोक सकते। एवरीवन कैन गो एवरीवेयर, ठीक है, सबके पास अपनी आज़ादी है। एग्जाम्पल, अ दलित पर्सन, मान लीजिए एक दलित पर्सन है विच इज़ फ्रॉम दलित कम्युनिटी, कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री इनटू अ टेम्पल और पब्लिक प्लेसेस। पहले क्या है, दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी ग्रो हो चुकी थी उस टाइम। एक समय तो ऐसा था उनका मुंह तक नहीं देखा जाता था कहीं जाने से पहले, ठीक है, जो नीची जाति के लोग होते थे। और अब तो उन्हें हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक रिजर्व कैटेगरी में आते हैं हम, और हम सबके, हमारे जब कानून के सामने सब समान है, तो हमारे लिए भी सारी जाति धर्म सब कुछ समान होना चाहिए। तो दलित पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री इनटू अ टेम्पल और पब्लिक प्लेसेस। गॉट इट। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या है आर्टिकल 18? द स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी हेरिडिटरी टाइटल्स। जो स्टेट है यानी हमारी कंट्री जो है, वो किसी भी तरीके के कन्फर नहीं करेगी, कन्फर यानी अपनाएगी नहीं, किसी भी तरीके के हेरिडिटी वंशानुगत जो होता है ना, टाइटल्स दिए जाते हैं, राजा जी, महाराजा जी, ये सब नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल, टाइटल्स लाइक राजा और महाराजा वर एबॉलिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले बहुत था ये राजा और महाराजा का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब नहीं चलता ऐसा, अब एबॉलिश्ड हो चुका है एवरीथिंग, क्योंकि टाइटल को ख़त्म कर दिया जा चुका है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम 19 से 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है ये? द राइट गारंटीज बेसिक फ्रीडम इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। ये राइट्स हमारे जो इसेंशियल होते हैं, यानी ज़रूरत होती है जिन इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, लोकतंत्र की ग्रोथ के लिए, वो राइट्स हमें दिए गए हैं। लाइक आर्टिकल 19(6) फ्रीडम्स हमें दी गई हैं। कौन कौन सी? एवरी सिटीजन हैज़ टू राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीक, बोलो, एक्सप्रेस करो अपने व्यू फ्रीली। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, कहीं पे भी आप इकट्ठा हो सकते हो पीसफुली, लेकिन यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया गया। गैदर फॉर मीटिंग एंड प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो लेकिन शांति से, ओके, पीसफुली। हमें प्रोटेस्ट का राइट प्राप्त है। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशंस और यूनियंस, फ्रीडम है हमें एसोसिएशन और यूनियंस की, लाइक फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड एंड यूनियन एक्सेट्रा। हम कोई भी तरीके का एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी तरीके का संगठन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हमें कहीं भी जाने की आज़ादी है, ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के अंदर एनीवेयर, कहीं भी कोई नहीं रोक सकता हमें। फ्रीडम टू रेसाइड्स एंड सेटल, कहीं पे भी जाके बस सकते हैं हम, लिव एनीवेयर इन इंडिया। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, किसी भी तरीके का हम अपना जो प्रोफेशन है, बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, मीडिया हैज़ द राइट टू पब्लिश न्यूज़ फ्रीली अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीडिया के पास जो है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसीलिए वो अपनी जो न्यूज़ है उसमें कुछ भी मेंशन कर सकती हैं। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेंशंस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आर्टिकल 20? प्रोटेक्शन होना चाहिए अगेंस्ट कन्वेंशंस लॉज, यानी नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस। किसी भी तरीके, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से पनिश्ड नहीं हो सकता उस कार्य के लिए दैट वाज नॉट क्राइम एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। वो हम कहते हैं ना कि जैसे आपने क्राइम किया था 10 साल पहले, ठीक है, उस टाइम वो क्राइम नहीं था, लेकिन आज वो एक क्राइम है, घिनौना क्राइम। तो क्या बोलेंगे भाई आपने 10 साल पहले वो क्राइम किया, सज़ा आपको आज मिलेगी? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। यही आर्टिकल 20 कहता है कि इफ़ अ लॉ इज़ पास टुडे, मान लीजिए एक लॉ पास होता है कि हाँ भाई अल्कोहल बंद है, शराब पीने बंद है, आज होता है वो लॉ पास, लेकिन एक इंसान, एक व्यक्ति है, उसने ना कल जो है
शराब पी ली, तो क्या उसको आज पनिश्ड करेंगे आप? नहीं करेंगे। यही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशन ऑफ लॉज। ओके, इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ये है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीने का अधिकार हमारे पास है। एंश्योर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, ये इंश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड मतलब उसे वंचित रखा जा सकता है ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव्ड नहीं रखा जा सकता है, उसको पर्सनल लिबर्टी यानी खुद की स्वतंत्रता जीने का अधिकार है, क्योंकि ये हमें आज़ादी लॉ देता है। एक्सपेंडेड इंक्लूड राइट टू प्रिवेसी है हमारे पास, 2017 से सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की आज़ादी है और ये हमें देनी पड़ेगी बिकॉज हमारा अधिकार है। राइट टू लाइवलीहुड है। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पर्सन हैज़ द राइट टू डाई विद डिग्निटी। ओके, यूथनेशिया केस में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रूल करेगा कि कोई पर्सन जो है वो जो है राइट, उसके पास मरने का भी अधिकार है विद डिग्निटी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट्स ऑफ अरेस्ट। गारंटीज, ये आर्टिकल हमें गारंटी करता है दैट राइट्स अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, हमें कोई भी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती आर्बिटरी बिना किसी मतलब के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अ पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और मान लीजिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो भी उसे 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके पास राइट है मजिस्ट्रेट के, उसको भी अपनी हक है कि वो अपनी ऑफेंस में अपने डिफेंस कर सके खुद का। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण जो है उसके, शोषण के खिलाफ अधिकार है। आर्टिकल 23, 24 कहते हैं ये बात। प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, कि किसी भी तरीके से फोर्स्ड लेबर नहीं करवाया जाता, बंधुआ मजदूरी नहीं की जा सकती, किसी को भी जोर ज़बरदस्ती दास नहीं बनाया जा सकता। ये दासता पहले बहुत चलती थी, स्लेवरी जिसे हम कहते हैं, बहुत अरस्तु के टाइम जब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स, उस टाइम बहुत था लेकिन अब नहीं है। तो आर्टिकल 23 किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट का मतलब होता है ख़त्म करना, बंद करना, साफ तौर पे मतलब आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन होना चाहिए ऑफ फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती किसी को आप दास बना, हाँ उसकी इच्छा है अलग बात है, ज़बरदस्ती किसी को दास बनाकर आप नहीं रख सकते, लेबर मजदूर बनाकर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, यानी बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर होते हैं, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो इलीगल होती है, एकदम इंडिया के अंदर एकदम इलीगल है ह्यूमन ट्रैफिक। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 24 किस चीज़ की बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते हैं ना, बच्चे, बाल मजदूर जो होता है, ठीक है, बंधुआ मजदूर और बाल श्रम नहीं हो सकता। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो बच्चे 14 यानी 14 साल से कम उम्र के हैं, कैन नॉट वर्क इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज़, खतरनाक और स्थिति में इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री कैन नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर 14, कोई भी फैक्ट्री किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं रख सकती, इलीगल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हम देखते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। गारंटीज देते हैं हमें रिलीजियस फ्रीडम टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप को, इंडिविजुअल्स को राइट रखने के, तो इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, धर्म, कोई भी स्वतंत्रता है आपके पास धर्म को अपनाने की। उसमें आता है सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट, अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, उन सब चीज़ों की आज़ादी है किसी इंडिविजुअल के ग्रुप को, सिटीजन्स को, नागरिकों को अपने धर्म के प्रति। ओके, एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन फ्रीली अलाउ फॉलो हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कोई पर्सन है वो मान लीजिए इस्लाम छोड़कर हिंदुज़म को फॉलो करना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकता है। हिंदुज़म से क्रिश्चियनिटी में जाना चाहता है, ही कैन गो, शी कैन गो। ओके, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बाउंडेशंस। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं ना हमारे, उनको मैनेज करना ऑन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस दे कैन। लाइक आर्टिकल 27 क्या कहता है? नो कंपल्सरी रिलीजियस टैक्सेस, यानी
कि द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स, गवर्नमेंट जो है ना किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकती है सिटीजन्स को, यानी नागरिकों को, टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी मुझे करना है मंदिर में पूजा पाठ, ठीक है, मैं करना चाहती हूँ आरती, फॉर एग्जाम्पल, समझते हैं ना हम लोग बहुत लोकल लैंग्वेज में, मुझे करनी है शाम की आरती मंदिर में, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अच्छा तुमको देना पड़ेगा टैक्स क्योंकि तुम करने वाली हो मंदिर में आरती। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके। तो कैन नॉट फोर्स, गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती। आर्टिकल 28 क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। हाँ, मान लीजिए सरकारी स्कूल है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ओनली सरकारी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात है, जिसका पैसा गवर्नमेंट देती है, स्टेट देती है, कंट्री देती है, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स कैन नॉट प्रोवाइड रिलीजियस टीचिंग्स। बाकी प्राइवेट तो बहुत कुछ करते हैं, चलता है वहाँ पे। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होती हैं, जो आर्टिकल 29 से 30 के अंडर है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में बात की गई है। प्रोटेक्ट्स द कल्चर, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट करो। एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की, यानी जो वो अल्पसंख्यक है उनकी जो शैक्षिक राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल राइट्स, यानी आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल राइट्स। एग्जाम्पल है तामिल्स, यानी तामिल के जो लोग हैं इन इंडिया कैन प्रिजर्व देयर तामिल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। जो तामिल लोग हैं वो प्रिजर्व करते हैं अपनी तामिल लैंग्वेज को, क्योंकि वो उनका कल्चर है। तो जिनका जो कल्चर होगा वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपने राइट्स को, अपने एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना, अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है। तो एवरी वन कैन ईजिली प्रोटेक्ट देयर कल्चरल राइट्स, ओके। आर्टिकल 30 क्या कहता है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है ना उनके लिए होना चाहिए, लाइक क्रिश्चियन ग्रुप्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई ईसाई समूह है, क्रिश्चियन ग्रुप है, कैन एस्टेब्लिश्ड, वो क्या है, एस्टेब्लिश कर सकता है, रन स्कूल्स लाइक सेंट एक्जेवियर, कोई भी तरीके का, संत अगस्ताइन, संत, ऐसा कुछ भी, वो अपने धर्म से रिलेटेड स्कूल इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं, खोल सकते हैं। मैंने कहा ना प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन ये ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है। गवर्नमेंट होगा तो वहाँ पे किसी धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी, बिकॉज वी फॉलो अ सेक्युलर, ओके। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 से 35 के अंदर आता है ये। अभी बताइए आप 31 कहाँ गया? हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया है 31। राइट टू प्रॉपर्टी तो हमने ऊपर पढ़ा। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड्स अ वे टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास पहले ही राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं सीधा। तो बी आर अम्बेडकर तो इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इस राइट को, कि आत्मा है भाई ये राइट, तो ठीक है, पूरे संविधान की आत्मा कहा गया इस राइट को। इट इज़ अ राइट इज़ वायलेटेड, इफ़ अ राइट इज़ वायलेटेड, अगर हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है, वन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। बस यही राइट है जिससे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, आत्मा इसीलिए कहा गया है। नाउ टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32। अब कौन कौन से रिट्स आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले है हबीस कर्पस। क्या है ये हबीस कर्पस? इसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी यूज्ड टू रिलीज एन इलीगली डिटेन्ड पर्सन, कि जो इलीगली इंसान है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस द बॉडी का मतलब क्या होता है कि लेट द बॉडी बी प्रेजेंट, बॉडी को प्रेजेंट करना है, ओके। आपको ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अगर न्यायालय के अंदर पेश कर रहे हो, 24 घंटे में करना ही पड़ता है, हमने ऊपर पढ़ा वैसे, लेकिन बॉडी के समेत करना है, ना कि सिर्फ वीडियो कॉल पे दिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं। उसकी बॉडी होनी चाहिए, मतलब पूरा इंसान होना चाहिए। तो लेट द बॉडी बी प्रेजेंट, सहज शरीर जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ इलीगली डिटेन्ड, किसी को ना इलीगली डिटेन किया गया और अरेस्ट किया गया है, दिस रिट इज़ टू बी यूज फ्री दैट पर्सन, और ये रिट लगा सकते हैं हम उस पर्सन को फ्री करवाने में। एग्जाम्पल, इफ़ द पुलिस अरेस्टेड योर फ्रेंड, मान लीजिए एक पुलिस है, उसने आपके दोस्त को अरेस्ट कर लिया, ओके। हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं।
विदाउट शोइंग एनी रीज़न, लेकिन उस इंसान को, आपके फ्रेंड को कोई रीज़न नहीं बताया कि मैंने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया, कोई भी तरीके से कर लिया, इलीगली अरेस्ट कर लिया। टेकिंग दैम टू कोर्ट, उसे कोर्ट लेकर गए, ठीक है। यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, लेकिन तुम जो है उसके साथ हाई कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, फाइल कर सकते हो हबीस कॉर्पस को, ठीक है, इस रिट को फाइल कर सकते हो। द कोर्ट विल आस्क द पुलिस टू प्रोड्यूस योर फ्रेंड, फिर जो वो कोर्ट है वो तुम्हारे फ्रेंड को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर उपस्थित होने का आदेश देगा और एक्सप्लेन क्यों करना पड़ेगा पुलिस को कि क्यों तुम्हारे दोस्त को अरेस्ट किया था। तो यही है हबीस कॉर्पस का मतलब। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये क्यों कि यूज़ किया जाता है, टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति की, सबकी पर्सनल अपनी लिबर्टी होती है, उसको सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट है मैंडेमस। क्या है मैंडेमस का मतलब? इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड यानी हम कमांड करेंगे। दिस रिट इज इशूड टू ऑर्डर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अथॉरिटी। ये जो है ना, ये जो रिट है ये कब इशू की जाएगी? कोई ऑर्डर, कोई गवर्नमेंट का सरकारी अथॉरिटी टू डू देयर ड्यूटी, ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, विच दे आर नॉट डूइंग। जैसे कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो कोर्ट जारी करेगी, अरे अपनी ड्यूटी करो, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आता है। इसका मतलब इफ़ यू पास एन एग्ज़ाम, तुम एक एग्ज़ाम को पास कर लेते हो, समझ गए, तुम एक एग्ज़ाम में पास हो जाते हो एंड आर लीगली एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। मान लो तुमने ग्रेजुएशन कर ली और तुम यूपीएससी के एग्ज़ाम देने में एलिजिबल हो, अभी दे सकते हो तुम। बट द डिपार्टमेंट इज़ नॉट गिविंग यू द ज्वाइनिंग लेटर विदाउट एनी रीज़न। मान लो तुम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई कारण से नहीं दे रहा, किसी भी कारण से। यू कैन फाइल मैंडेमस, तुम ना वहाँ पे फाइल कर सकते हो मैंडेमस रिट, ये वाली रिट तुम फाइल कर सकते हो टू कमांड देम टू फुलफिल देयर ड्यूटी। और तुम कह सकते हो जाओ, तुम कमांड कर सकते हो कि जाओ इस चीज़ को पूरा करो। तो ये हम यूज़ क्यों करते हैं? व्हेन द गवर्नमेंट और अथॉरिटी फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, जब सरकार अपनी ड्यूटी फेल हो जाती है ड्यूटी करने में, तब हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी रिट क्या आती है? प्रोहिबिशन। टू प्रोहिबिट, स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी भी चीज़ को रोकना, हमने पहले ही पढ़ा था रोकना। ओके, अब हम देखते हैं स्टॉप्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर्स। जो लोअर कोर्ट्स होती है वो अपनी पावर्स को एक्सीड ना करे, इसलिए उन्हें रोकना। मीनिंग है इसका कि मान लीजिए इशूड बाय हायर कोर्ट, लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी बड़ी कोर्ट है वो इशू करती है टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो नॉर्मल छोटी छोटी कोर्ट्स होती है उनको, टू स्टॉप देम फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड देयर पावर्स, कि बस उनकी जितनी पावर्स है वो उसके ऊपर उठकर ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, पावर के अंडर रहकर ही उन्हें जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इफ़ अ लोअर कोर्ट स्टार्ट्स हियरिंग अ केस, मान लो एक लोअर कोर्ट है वो एक केस सुनना प्रारंभ कर देती है, स्टार्ट कर देती है, ओके, दैट इट हैज़ नो लीगल पावर टू हियर, लेकिन उस लोअर कोर्ट के पास वो पावर ही नहीं है वो केस सुनने की, फिर भी वो सुन रही है, तब आप क्या कर सकते हो? प्रोहिबिशन वाली रिट लगा सकते हो और कह सकते हो हायर कोर्ट को कि भाई इस लोअर कोर्ट को बंद करवाओ, ये मतलब मना करो कि ये वाली हियरिंग ये ना सुने। तो ये होता है प्रोहिबिशन। समझ गए? ये क्यों किया जाता है यूज़? टू स्टॉप इलीगल प्रोसीडिंग्स इन लोअर कोर्ट्स। छोटी छोटी कोर्ट्स इलीगल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाती रहती है, उसको मना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सर्शियरी। क्या है ये सर्शियरी पावर? ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। इसके अंदर हम केस ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब है कि दिस रिट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय हायर कोर्ट्स। ये जो रिट्स है वो हायर कोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं टू रिव्यू एंड कैंसिल द ऑर्डर। वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं कोई भी तरीके की, अगर लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, और कैंसिल भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, रिव्यू वापस भी देख सकते हैं। पास्ड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इट वाज रॉन्ग और इलीगल। अगर हायर कोर्ट ये समझता है कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जो, तो फिर वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं क्या सही है या गलत है, ये वापस देख सकते हैं, ठीक है। हायर कोर्ट के पास अधिकार है ये। एग्जाम्पल फिर से मानते हैं, मान लो एक ना लोअर कोर्ट है, हम लोअर कोर्ट एलसी के उस पर रखते हैं, एक लोअर कोर्ट है, वो एक जजमेंट देती है
ठीक है, एक जजमेंट देती है या फिर एक ब्रेकिंग लीगल रूल्स और विदाउट मतलब एक कुछ देता है जिसमें ना फेयर नहीं है, विच इज़ नॉट फेयर। ओके, तो ना आप सर्शरी रिट लगा सकते हो और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट को बोलेगा फिर से रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट। तो यही है सर्शरी। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। क्या होता है क्वो वारंटो? इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि ये रिट हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब क्वेश्चन होता है अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विदाउट हैविंग द लीगल राइट, कि कोई भी इंसान है उसने क्या है पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है लेकिन उसके पास कोई राइट ही नहीं है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं लीगलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिसर होल्ड। कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे किसी भी सरकारी पद पर बैठ सकता है जब उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स लीगलिटी है ही नहीं, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, ये रिट लगाई जा सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पर्सन इज़ मेड अ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, एक पर्सन जो है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है, बट ही डजेंट मीट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ना उसके पास PhD है ना पोस्ट डॉक्टरेट है, ठीक है, ये सब होती है बहुत सारी VC बनने के लिए एक क्वालिफिकेशंस होती है, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम उसकी लीगलिटी को चैलेंज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप अपनी किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पर बैठे हो। तो इस चीज़ से हम इस रिट लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इलीगल होल्डिंग जो पब्लिक ऑफिसर्स करते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं, जो कि वास्तव में पब्लिक ऑफिसर्स होते ही नहीं हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ अ जर्नलिस्ट इज़ रॉन्गफुली अरेस्टेड दे कैन फाइल अ हबीज कॉर्पस पिटिशंस। हमने फर्स्ट वाले को एग्जाम्पल से देखा, अब हम कंक्लूड करते हैं इसे। फंडामेंटल राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बैकबोन होगा यहाँ पे, बैकबोन। इंश्योरिंग पर्सनल फ्रीडम्स, इक्वालिटी, जस्टिस को इंश्योर करना। ओवर टाइम सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड दिस राइट्स थ्रू प्रोग्रेसिव जजमेंट्स, वाइल दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी है, एंड एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिटरी स्टेट एक्शंस। और ये राइट्स सिटीजन्स को जो स्टेट आर्बिटरी फॉर्म में सबके वॉयलेट ना कर सके, हनन ना कर सके, उसके लिए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली समझा एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।